यस, आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना के बारे में, और वो है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। डॉपलर प्रभाव मीन्स डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, आप इसको अनुभव कर सकते हो, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व करना है या आप कैसे इसको ऑब्जर्व करोगे, तो आप यहाँ पे एक ध्वनि स्रोत और एक सुनने वाला जो श्रोता है, अगर कहीं साउंड बज रहा है और श्रोता उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो डॉपलर इफेक्ट उसको कब महसूस होगा या डॉपलर इफेक्ट की घटना से उसको क्या फील होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर डॉपलर इफेक्ट की बात करूं, तो जब ध्वनि स्रोत यानी कोई भी स्रोत, गाने बजाने वाला या हॉर्न बजाने वाला कोई भी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता जो ध्वनि को सुनेगा के मध्य सापेक्ष गति होती है, के बीच में क्या होती है, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति के दौरान देखिए, जैसे मान लो दो पिंड है और दो पिंडों के मध्य सापेक्ष गति की बात करूं, तो दोनों पिंड सापेक्ष रूप से नजदीक आएंगे, सापेक्ष रूप से दूर जाएंगे। अगर दोनों पिंड ऐसे गति कर रहे हैं तो इनके मध्य सापेक्ष गति क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये वाला पिंड जब भी इस पिंड को देखेगा तो हमेशा इसके बाजू में नजर आएगा, न तो इससे दूर जा रहा है न इसके पास आ रहा है, और दोनों ही बराबर ऐसे जा रहे हैं, तो ये सापेक्ष गति नहीं है। दो पिंड ऐसे जा रहे हैं या ऐसे आ रहे हैं, तो ये सापेक्ष गति नहीं है। दो पिंड ऐसे जा रहे हैं या 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 दो पिंड ऐसे जा रहे हैं, तो ये इनके बीच में सापेक्ष गति है। यानी सापेक्ष गति का सीधा सीधा मीनिंग हो गया कि समय के साथ दोनों के बीच में दूरी घट रही है या बढ़ रही है। अगर समय के साथ दोनों पिंडों के बीच में दूरी घट नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है, तो वो उनकी सापेक्ष गति जीरो होगी या उनकी सापेक्ष गति नहीं कहलाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के मध्य सापेक्ष गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति से भिन्न आवृत्ति सुनाई देती है, वास्तविक आवृत्ति से भिन्न आवृत्ति सुनाई देती है, और ये भिन्न आवृत्ति सुनाई देने की घटना क्या कहलाएगी, डॉपलर प्रभाव कहलाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? डॉपलर इफेक्ट इज व्हाट? डॉपलर इफेक्ट ध्वनि स्रोत की आवृत्ति श्रोता को उसकी रियल आवृत्ति से डिफरेंट आवृत्ति सुनाई देना, ये डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, वो डिफरेंट कैसी सुनाई देगी उसके बारे में हम लोग बात करें, तो जब ध्वनि स्रोत को मैं यहाँ पे हमेशा सोर्स लिखूंगा, और श्रोता ऑब्जर्वर के मध्य सापेक्ष गति के दौरान इनके मध्य की दूरी समय के सापेक्ष कम हो रही है, यानी ऐसे नजदीक आ रहे हैं, समय के सापेक्ष इनके मध्य की दूरी अगर घटती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से बढ़ी हुई महसूस होती है। ध्यान रहना, आवृत्ति बढ़ी हुई महसूस होगी, और किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी तो वही ध्वनि जो हमें पहले सुनाई दे रही थी वास्तविकता में, वो उससे पतली सुनाई देगी या उससे तीखी सुनाई देगी। तो आवृत्ति बढ़ने का मतलब है साउंड पहले जैसी सुनाई दे रही थी उससे पतली या उससे तीखी सुनाई देगी अब। ठीक है, और दूसरी बात, जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के मध्य दूरी सापेक्ष गति के दौरान इनके मध्य की दूरी समय के सापेक्ष अगर बढ़ रही है, तो आवृत्ति घटी हुई महसूस होगी, तो वास्तविक आवृत्ति से घटी हुई आवृत्ति महसूस होगी, और वास्तविक आवृत्ति से घटी हुई आवृत्ति महसूस होने पे जो साउंड है वो साउंड ओरिजिनल से मोटी सुनाई देगी। ठीक है, एक पतली साउंड होती है, एक मोटी साउंड होती है। ये पतलापन और मोटापन दोनों ही डिफाइन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी, किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो साउंड पतली होगी, और अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो वो साउंड मोटी होगी। तो हमें एक ही साउंड गति के दौरान कभी पतली सुनाई देगी और कभी मोटी सुनाई देगी। ये किसी साउंड का पतला होना या मोटा होना, साउंड वही है, साउंड फिक्स है, लेकिन उनके बीच की गति के दौरान कभी वो साउंड पतली सुनाई देगी और कभी वो साउंड मोटी सुनाई देगी। तो किसी साउंड का ये पतला या मोटा सुनाई देना, ये डॉपलर इफेक्ट की घटना में आता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब स्रोत एवं श्रोता के मध्य अगर सापेक्ष गति होगी, तो सापेक्ष गति के दौरान जो ध्वनि की रियल फ्रीक्वेंसी है या जो ध्वनि की रियल साउंड है, वो रियल साउंड कभी मोटी सुनाई देगी और कभी पतली सुनाई देगी। ये मोटा या पतला सुनाई देना ही
क्या है, डॉपलर प्रभाव है। मैं यहाँ पे कुछ वीडियो के थ्रू आपको साउंड का एनालिसिस कराऊंगा कि एक ध्वनि स्रोत जब श्रोता के नज़दीक आ रहा है तो उसकी साउंड कैसी सुनाई देती है, और एक ध्वनि स्रोत जब श्रोता से दूर की तरफ जा रहा है तो उसको साउंड कैसी सुनाई देती है। आप उसको वीडियो को सुन करके, आप उस क्लिप को सुन करके एनालिसिस करना कि एक हॉर्न बजाती हुई गाड़ी अगर श्रोता के नज़दीक आ रही है या खड़े आदमी के नज़दीक आ रही है तो उसकी साउंड या उसके हॉर्न की आवृत्ति सुनने में थोड़ी तीखी होगी, और जैसे ही वो उससे दूर जाएगी गाड़ी तो वही हॉर्न की ध्वनि है वो सुनने में थोड़ी मोटी सुनाई देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कोई भी एरोप्लेन साउंड क्रिएट करता हुआ या हॉर्न बजाता हुआ किसी श्रोता के नज़दीक आ रहा है तो उसके साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो पतली सुनाई देगी, और मतलब साउंड जो सुनने में है वो पतली सुनाई देगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होगी। और जैसे ही वो उसको क्रॉस करके दूर की तरफ जाएगा, यानी समय के सापेक्ष उनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो वही ध्वनि की आवृत्ति है वो घटी हुई महसूस होगी और फलस्वरूप ध्वनि है वो मोटी सुनाई देगी। क्लियर? तो ये कुछ क्लिप्स को आप सुनना और सुन करके आप एनालिसिस करना कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, और डॉपलर इफेक्ट में साउंड कैसे मोटी सुनाई देती है, साउंड कैसे पतली सुनाई देती है। पतली सुनाई दे रही है इसका मतलब उस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और मोटी सुनाई दे रही है इसका मतलब उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है। तो आप सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस नोट्स को बनाइए, ये सारे कॉपी में नोट कीजिए। तो अब हम लोग डॉपलर प्रभाव में जो श्रोता को आभासी आवृत्ति सुनाई देगी, उस आभासी आवृत्ति कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आभासी आवृत्ति का सूत्र यहाँ पे ये, ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति बराबर V माइनस V माइनस, फिर प्लस माइनस V ऑब्जर्वर प्लस माइनस V सोर्स, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। क्लियर? तो यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है कि ये क्या क्या राशियाँ हैं। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई आभासी फ्रीक्वेंसी है, ये ध्वनि की चाल है, ये ऑब्जर्वर का सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश घटक है। जैसे आप यहां ध्यान दें, जैसे ये है सोर्स और ये है मान लो ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर यहां रेस्ट पे है, नहीं सोर्स यहां रेस्ट पे है, और ऑब्जर्वर मान लो इधर जा रहा है इस तरफ। अगर ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो इस ऑब्जर्वर का इधर वाला घटक ही, जैसे ये एंगल थीटा है तो v cos थीटा ही यहां पे लिया जाएगा इस जगह, क्योंकि ऑब्जर्वर देखिए यहां पे v cos थीटा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस को घटा रहा है, जबकि v sin थीटा इनकी डिस्टेंस को, ये देखिए इस प्रकार से जा रहा है, तो इस दौरान ये v sin थीटा इनकी डिस्टेंस को ना तो घटा रहा है ना बढ़ा रहा है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस समय के सापेक्ष घटेगी तो हमें आवृत्ति है वो बढ़ी हुई या घटी हुई जो भी है वो महसूस होगी, या घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए बीच की दूरी। बीच की दूरी अगर घटेगी या बढ़ेगी तो ही आवृत्ति परिवर्तित होती हुई महसूस होगी। अगर बीच की दूरी न घट रही है और न बढ़ रही है तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति ही होगी। क्लियर? अब देखें तो यहां पे ये समझ में आ गया होगा
कि VO इस सूत्र के अंदर स्रोत और श्रोता को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश घटक होगा। ऐसे ही VS भी, जैसे मान लो अगर ये यहाँ पे सोर्स भी गतिशील है और सोर्स मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, तो इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये वाला घटक है V cos थीटा, और इसका ये वाला घटक इस फॉर्मूले में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। और हवा का वेग का भी ऐसे ही घटक लेना है, क्लियर। ये भी ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर आएगी और सोर्स की वेलोसिटी हमेशा नीचे आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी और अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। चिन्ह परिपाटी ध्यान रखें, ये जो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 जगह लिखा है, इनमें से ये प्लस आएगा या माइनस आएगा? यहाँ तो परमानेंट माइनस आएगा, यहाँ परमानेंट माइनस आएगा, लेकिन इन 4 स्थानों पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो हमें यहाँ पे एक डायरेक्शन को प्लस मानना है और दूसरी डायरेक्शन को माइनस मानना है। तो कौन सी डायरेक्शन प्लस मानेंगे और कौन सी डायरेक्शन माइनस मानेंगे? दो ही डायरेक्शन होगी हमारे पास, एक प्लस होगी और एक माइनस होगी। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ध्वनि का वेग है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस होगी, और ध्वनि हमेशा, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो मेरी साउंड तुम्हारी तरफ आ रही है, तो ध्वनि हमेशा स्रोत से श्रोता की तरफ संचरित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि ध्वनि का वेग हमेशा स्रोत से श्रोता की ओर होता है, इस दिशा को हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। ध्यान रखना, इस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। कौन सी डायरेक्शन? स्रोत से श्रोता की ओर की डायरेक्शन, स्रोत से श्रोता की तरफ की दिशा को हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। अब कोई वेग इस दिशा में है तो वो धनात्मक, और इसके विपरीत दिशा में है तो वो ऋणात्मक होगा। बात समझ में आई? स्रोत से श्रोता की डायरेक्शन हमेशा धनात्मक, और इस डायरेक्शन में अगर किसी और का वेग है तो वो धनात्मक होगा। यानी एक, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं स्रोत हो गया, कोई सुन रहा है वो श्रोता हो गया। मैं अगर इधर गतिशील हूं तो मेरा वेग धनात्मक, और श्रोता भी उधर आगे की तरफ गतिशील है तो उसका वेग धनात्मक। और मैं इधर गतिशील हूं और श्रोता मेरी तरफ गतिशील है तो मेरा वेग धनात्मक, लेकिन श्रोता का वेग ऋणात्मक, क्योंकि वो ध्वनि संचरण के विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हवा अगर इधर चल रही है तो हवा का वेग धनात्मक, और हवा अगर ध्वनि के विपरीत दिशा में चल रही है तो हवा का वेग ऋणात्मक होगा। बात समझ में आई? स्रोत अगर ध्वनि की दिशा में चल रहा है तो उसका वेग धनात्मक, और श्रोता पीछे है और स्रोत हॉर्न बजाता हुआ आगे जा रहा है, तो इसका मतलब ये ध्वनि पीछे जा रही है और ये इस तरफ ध्वनि उत्पन्न करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका वेग ऋणात्मक होगा। बात समझ में आनी चाहिए। ध्वनि के वेग की दिशा को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। अब इसके अलावा जो ध्वनि के वेग की दिशा में है उसकी डायरेक्शन धनात्मक, और जो ध्वनि के वेग के विपरीत दिशा में है उसकी डायरेक्शन ऋणात्मक होगी। नॉर्मली हवा का वेग दिया हुआ नहीं होता है, जब हवा का वेग दिया हुआ नहीं होता है तो इस फॉर्मूले में ये चीज़ नहीं आएगी, और अगर कभी हवा का वेग दे दिया जाए तो इस फॉर्मूले में ये, अगर हवा ध्वनि की दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उसका वेग धनात्मक, और अगर हवा ध्वनि का विरोध करती हुई प्रवाहित हो रही है तो उसका वेग ऋणात्मक यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी 99% केस में ये दिया हुआ नहीं होता, फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता है, क्लियर। तो अभी आगे के डिस्कशन में मैं हवा के वेग को नगण्य मानूंगा और सिर्फ इन चारों पे और बाकी डिस्कशन करूंगा, तो आप आगे देखना। इससे पहले आप यहाँ पे इस चीज़ को ढंग से नोट करें। तो हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमें बोला है कि स्रोत है वो स्थिर है, और स्थिर स्रोत ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी fs है, और ऑब्जर्वर यहाँ है। ये ऑब्जर्वर दो केसेस बनते हैं यहाँ से, इसके अंदर भी दो केस बनेंगे। ऑब्जर्वर यहाँ तो नजदीक आ सकता है VO वेलोसिटी से, या ऑब्जर्वर यहाँ से दूर जा सकता है VO वेलोसिटी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फर्स्ट केस देखते हैं। स्रोत की ओर गतिशील है, स्रोत की ओर गतिशील है कौन? श्रोता। और श्रोता स्रोत की ओर गतिशील है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था आभासी फ्रीक्वेंसी का, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू, देखिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, V माइनस, और फिर यहाँ पे आता था प्लस माइनस VO, और यहाँ आता था प्लस माइनस VS, और हवा है नहीं तो यहाँ पे सीधा किसका फॉर्मूला आ गया? फ्रीक्वेंसी, इससे वैल्यू आ गई सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू V माइनस ऑब्जर्वर, स्रोत की ओर गतिशील है, ध्वनि इधर जा रही है वो इधर आ रहा है, तो माइनस VO अपॉन सोर्स रेस्ट पे, तो ये 0, तो अपॉन V इंटू
एफ एस। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बना एफ ओ बराबर वी प्लस वी ओ अपॉन वी इंटू एफ एस। क्लियर? तो यहाँ से v प्लस वी ओ अपॉन वी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। v के अंदर कुछ जुड़ करके v का भाग दिया तो ये 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा से गुणा हुआ एफ एस से, तो एफ ओ की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एस है। तो यहाँ से एफ ओ शुड बी ग्रेटर देन एफ एस। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि जब स्रोत एवं श्रोता के मध्य दूरी समय के सापेक्ष घटती है तो बढ़ी हुई आवृत्ति महसूस होती है। ये हमने पहले लिखा था, वो सही बात है। ठीक है, अब दूसरा केस हम यहाँ पे देखते हैं। इसी के अंदर स्रोत से दूर की ओर गतिशील हो, दूर की ओर गतिशील हो। अगर ये वाला हो, स्रोत से दूर की ओर गतिशील है अगर श्रोता, तो क्या होगा? तो आभासी फ्रीक्वेंसी एफ ओ बराबर, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसको यूज करो, v माइनस अपॉन v माइनस, वी ओ इधर जा रहा है तो प्लस आएगा, प्लस वी ओ, और वी एस कितना 0 इंटू एफ एस। तो फाइनली फ्रीक्वेंसी क्या आई? एफ ओ बराबर v माइनस वी ओ अपॉन v इंटू एफ एस। देखिए इस बार v में से वी ओ कम हो रहा है और बट्टे में v, तो कम बट्टा v लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 आएगा तो यहाँ से एफ ओ लेस देन एफ एस। इसका मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि जब स्रोत एवं श्रोता के मध्य दूरी समय के सापेक्ष बढ़ती है तो घटी हुई आवृत्ति महसूस होगी। क्लियर? तो ये फर्स्ट केस हुआ। यस, सेकंड केस में हम लोग देख रहे हैं कि स्रोता स्थिर है, मेरे पास ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, जबकि स्रोत गतिशील है। लेकिन स्रोत भी दो तरीके से गतिशील हो सकता है, एक इसके पास की तरफ, एक इससे दूर की तरफ। ठीक है, अगर ऐसा हो तो हम लोग यहाँ पे दोनों केस लेते हैं। तो पहला लेते हैं, श्रोता की ओर गतिशील हो, श्रोता की ओर गतिशील हो। कौन? बात स्रोत की हो रही है, स्रोत गतिशील है। तो पहला देखते हैं श्रोता की ओर गतिशील है। तो श्रोता की ओर गतिशील है तो श्रोता क्या सुनेगा? श्रोता सुनेगा एफ ओ दैट इज इक्वल टू वी माइनस अपॉन वी माइनस। ठीक है, फिर यहाँ और फिर यहाँ एफ एस, ये तो फिक्स है। अब आपको यहाँ पे प्लस माइनस ऑब्जर्वर और यहाँ पे प्लस माइनस सोर्स लिखना होता है। ध्यान रखना, v माइनस इंटू एफ एस बराबर एफ ओ, ये तो होता ही है, ये होता है ध्यान रखने वाला। यहाँ प्लस माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है? अपन हमेशा ऊपर। ठीक है, और ये सोर्स। क्लियर? तो सोर्स का स्पीड है वो हमेशा किधर आएगा? नीचे। क्लियर? तो यहाँ से एफ ओ बराबर v माइनस 0, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, अपॉन v माइनस, देखिए फर्स्ट केस मैंने इसको लिया है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट इसको लिया, ये किधर जा रहा है? ध्वनि की दिशा में, तो प्लस आएगा, तो प्लस वी एस इंटू एफ एस। क्लियर? तो यहां से फाइनल फ्रीक्वेंसी आएगी एफ ओ बराबर v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस। बताइए यहाँ ऊपर बड़ा है या नीचे बड़ा है? ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और ग्रेटर देन 1 आएगी तो यहाँ से समझ में आ गया कि एफ ओ शुड बी ग्रेटर देन एफ एस। हाँ सही बात है, जब स्रोत श्रोता की तरफ जाएगा तो मध्य की दूरी घटेगी, आवृत्ति बढ़ी हुई महसूस होगी। ठीक है, और अब हम लोग देख रहे हैं कि स्रोत दूर जा रहा है, तो श्रोता से दूर की ओर गतिशील हो। इस बार श्रोता से दूर की ओर गतिशील है कौन? स्रोत। ठीक है, तो ये वाला होगा सेकंड केस, ये वाला। ठीक है, इसमें आभासी फ्रीक्वेंसी एफ ओ ऑब्जर्वर द्वारा महसूस की गई, दैट इज v माइनस प्लस माइनस वी ओ प्लस माइनस वी एस इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। क्लियर? तो यहां से ये आएगा एफ ओ
इज इक्वल टू, हालांकि ये फॉर्मूला लिखा हुआ ही था, दोबारा फालतू लिखा है, v ऑब्जर्वर 0 है तो v अपॉन v माइनस, और ये ध्वनि की विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस vs इंटू एफ एस। क्लियर? इस बार ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो डेफिनेटली FO शुड बी लेस देन FS। इसका मतलब स्रोत एवं श्रोता के मध्य दूरी समय के सापेक्ष बढ़ रही है तो आवृत्ति घटी हुई महसूस होगी, और ये आपके फॉर्मूले में आपके सामने घटी हुई महसूस हो रही है। यस, नेक्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं कि स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिशील हो, और स्रोत एवं श्रोता दोनों गतिशील कैसे हो सकते हैं? दोनों पास की तरफ गतिशील है, दोनों दूर की तरफ गतिशील है, दोनों ध्वनि की दिशा में गतिशील है, और दोनों ध्वनि के विपरीत दिशा में गतिशील है। ये 4 केस है, दोनों मिलने वाली रेखा के अनुदिश गतिशील है। ठीक है, तो चारों केसों में क्या क्या होगा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले FO बराबर लिखते हैं, दैट इज V माइनस प्लस माइनस VO अपॉन V माइनस प्लस माइनस VS इंटू FS। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है आभासी आवृत्ति का। अब इस फॉर्मूले को हम लोग चारों फॉर्मूलों में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें इसको ऑब्जर्वर की फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी होगी VO ध्वनि के विपरीत दिशा में, ध्वनि की विपरीत दिशा में तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो V प्लस VO, और यहां पे V माइनस, और ये ध्वनि की दिशा में तो यहां पे प्लस आएगा, तो V माइनस VS अपॉन FS। देखिए, ये VS ध्वनि की दिशा में है तो यहां प्लस आएगा, लेकिन ये माइनस यहां रहेगा ही रहेगा, इसलिए यहां पे बटे में माइनस आया, और यहां पे ये ध्वनि की विपरीत दिशा में है ये VO, तो यहां पे भी माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर के ये प्लस बनेगा। तो यहां पे स्रोत एवं श्रोता दोनों मिलकर के बीच की दूरी घटा रहे हैं, तो ये ऊपर वाला भी बड़ा है और नीचे वाला उससे भी छोटा है, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे स्रोत ये ऑब्जर्वर की वजह से है और ये सोर्स की वजह से। तो ऑब्जर्वर की वजह से अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होनी है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और इसकी वजह से अगर बढ़ी हुई महसूस होनी है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये फर्स्ट केस का आपका आभासी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ। सेकंड केस में ये रहा, इसमें आभासी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो FO बराबर, देखिए V माइनस। अब ध्यान दें, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर साउंड की डायरेक्शन में गतिशील है तो यहाँ माइनस आएगा। ध्यान दें, ऑब्जर्वर साउंड की डायरेक्शन में गतिशील है तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये प्लस में रहेगा, तो प्लस में यानी ये प्लस में और ये माइनस यहाँ है ही। और ये साउंड की विपरीत डायरेक्शन में गतिशील है, और साउंड की विपरीत डायरेक्शन में गतिशील है तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस VS इंटू FS। क्लियर? ये इस केस की आभासी फ्रीक्वेंसी हुई। ठीक है, इस केस में अगर अपन बात करें इस वाले केस में, तो इस वाले केस के लिए FO इज इक्वल टू, ध्यान दें, V माइनस VO साउंड की डायरेक्शन में यहां प्लस आएगा तो ऊपर माइनस ही रहेगा, अपॉन VS साउंड की डायरेक्शन में तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा तो यहां पे भी माइनस रहेगा, इनटू FS। अच्छा, अगर यहां पे VO और VS आपस में बराबर है, अगर यहां VO और VS आपस में अगर बराबर है, यदि देखिए मैं यहां पे देखता हूं, यदि VO इज इक्वल टू VS है, अगर ऐसा है तो यहां पे ये V माइनस VO और V माइनस VS आपस में बराबर होंगे और ये कट जाएगा, और ये कटेगा तो FO बराबर क्या रहेगा? FS। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये दोनों एक साथ ऐसे गतिशील है तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगी? नियत रहेगी। सापेक्ष गति हो नहीं रही है, और सापेक्ष गति हो नहीं रही है तो दोनों के बीच की दूरी समय के साथ ना घट रही है ना बढ़ रही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? आभासी फ्रीक्वेंसी वास्तविक फ्रीक्वेंसी के बराबर ही प्रतीत होगी। क्लियर? ये कब होगा? जब VO और VS यानी सोर्स और ऑब्जर्वर एक समान चाल से एक ही दिशा में गतिशील होंगे तो। ठीक है, ऐसा इधर की तरफ देख सकते हैं हम लोग, इधर की तरफ
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू V माइनस V माइनस, ध्यान दें VO साउंड के विपरीत डायरेक्शन में गतिशील है तो यहां पे प्लस आएगा। कैसे? VO साउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में गतिशील है तो यहां आएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्लियर। और VS साउंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में गतिशील है, VS भी साउंड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर गतिशील है तो यहां पे भी क्या आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इनटू FS। और यहां पे भी यदि VO और VS बराबर है, यदि VO और VS बराबर है तो दोनों एक समान चाल से एक साथ ऐसे गतिशील होंगे और दोनों के बीच की दूरी ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो कोई किसी प्रकार का डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। और उस केस में यदि ये बराबर है तो ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो FO बराबर क्या होगा FS। बात समझ में आ रही है? तो अगर स्रोत और श्रोता दोनों गतिशील है तो ये 4 प्रकार के केस बनेंगे, और 4 प्रकार के केस में से ये 2 प्रकार के केस ऐसे हैं जहां डॉपलर प्रभाव हो भी सकता है और नहीं भी। कब? जब ये V और VS बराबर है इसमें और इसमें, तो दोनों में डॉपलर इफेक्ट नहीं महसूस होगा, और इस केस में दोनों में आभासी आवृत्ति स्रोत की वास्तविक आवृत्ति के बराबर महसूस होगी, क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों मिलकर के दूरी घटा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आवृत्ति महसूस होगी, और दोनों मिलकर के दूरी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे दूरी को घटा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आवृत्ति महसूस होगी, और यहाँ दोनों मिलकर के दूरी को घटा रहे हैं, सॉरी यहाँ घटा रहे हैं और यहाँ अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ घटी हुई आवृत्ति महसूस होगी, क्लियर। बात समझ में आ रही होगी। तो ये 4 केस इस अकेले केस पे, थर्ड केस में बने, तो ये आप नोट करें। यस, लास्ट केस जिसमें बोला है कि यदि स्रोत एवं श्रोता मिलाने वाली रेखा से किसी कोण पर गतिशील हो तो क्या होगा। देखिए ये स्रोत है वो इधर जा रहा है, ये स्रोत है वो इधर जा रहा है, ये श्रोता है वो इधर जा रहा है, और ये इनको मिलाने वाली रेखा, और ये यहां से साउंड जनरेट करेगा। साउंड हमेशा स्रोत से श्रोता की तरफ जाएगी, तो साउंड की डायरेक्शन ये वाली होगी, क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग ऐसे इस स्थिति में हम लोग स्रोत और श्रोता को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश घटक लेते हैं। तो यहां पे इसका इधर की तरफ घटक होगा VS cos थीटा, इधर की तरफ घटक होगा VS cos थीटा, और ये इधर जा रहा है तो इसका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल तो 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये होगा VO sin थीटा, ये वाला घटक होगा VO sin थीटा, ठीक है। साउंड इस डायरेक्शन में गतिशील है। तो अब हम लोग यहां से साउंड की जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें कि ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो क्या होगी, तो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला V माइनस प्लस माइनस ऑब्जर्वर प्लस माइनस सोर्स इनटू रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से F ऑब्जर्वर दैट इज इक्वल टू V माइनस ऑब्जर्वर ध्वनि के विपरीत दिशा में, ध्वनि इधर आ रही है तो ऑब्जर्वर ध्वनि की विपरीत दिशा में मिलाने वाली रेखा के अनुदिश V sin थीटा से गतिशील है, तो ये ध्वनि की विपरीत दिशा में है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस V नॉट साइन थीटा अपॉन V माइनस सोर्स VS cos थीटा से ध्वनि की डायरेक्शन में गतिशील है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस VS cos थीटा और इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। तो फाइनली आपकी आभासी फ्रीक्वेंसी का सूत्र हो जाएगा FO इज इक्वल टू V प्लस VO साइन थीटा अपॉन V माइनस VS cos थीटा इनटू FS। ये इस केस में आभासी आवृत्ति आ गई। अगर यहाँ पे ये VO इधर जाता, VO अगर इधर जाता तो इसका मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसका इधर की तरफ घटक होता, और वो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, क्योंकि साउंड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हो जाता। अगर ये इधर जाता तो इसका इधर की तरफ घटक होता, इधर की तरफ, ये जैसे इधर जाता V वेग से तो इसका इधर की तरफ घटक होता, वो साउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, और साउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ये उस हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज हो जाता, क्लियर। तो अगर स्रोत एवं श्रोता किसी मिलाने वाली रेखा से थीटा कोण पर अगर गतिशील है तो आभासी आवृत्ति कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होगी।